एपिसोड की शुरुआत में हम जियांग को देखते हैं जो कि ये सोचकर परेशान हो रहा था कि शाओची को बाहर गए हुए काफी देर हो गई है, लेकिन वो अभी तक नहीं आई। तभी शाओची आ जाती है और वो उससे माफी मांगती है इतनी देर से आने के लिए, क्योंकि उसकी कैंडीज कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। जियांग अब उस कैंडी को खाता है तो शाओची भी उसमें से एक उठाकर खा लेती है और बोलती है कि मुझे मीठी चीजें तो पसंद नहीं है, लेकिन अगर मैं उसे रोज रोज खाऊंगी तो मुझे इसे खाने की आदत पड़ जाएगी और फिर मुझे उसका टेस्ट इतना बुरा नहीं लगेगा। जियांग बोलता है कि जब मुझे पता चला कि तुम मेरे जेनेटिक मैच हो तब मैं काफी खुश हुआ था और मैं इमेजिन करता था कि हम दोनों कैसी बात करेंगे और साथ में अपने प्लेनेट पर वॉक पर जाया करेंगे, लेकिन फिलहाल हम अर्थ पर हैं। तभी उसके सर में काफी जोर से पेन होने लगता है। शाओची उसे बोलती है कि चिंता मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे तो हम प्लेनेट वापस चलेंगे। पर जैसे ही वो देखती है कि उसकी बॉडी काफी ठंडी पड़ी हुई है तो वो उसके लिए ब्लैंकेट लेने के लिए चली जाती है। तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। जब जियांग दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर फांग था। फांग उसे बोलता है कि अरे यार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। पीछे से शाओची की आवाज आती है कि कौन है, तो जियांग बोलता है कि अरे कोई नहीं, कूड़े वाला है। फांग जोर से चिल्लाकर कहता है कि शाओची मैं आया हूँ तुम्हारा लगेज देने के लिए। तभी शाओची दरवाजे पर आती है जो कि जियांग को ब्लैंकेट उड़ाकर बोलती है कि यहाँ पर काफी ठंड है ना, तो चलो तुम अंदर चल के आराम करो। शाओची उससे अपना लगेज लेकर उसे थैंक्स बोलती है, पर फांग उसे यहाँ पर उसके फेवरेट लेवेंडर फ्लावर्स देने की कोशिश करता है और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर अब मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा। शाओची उसे बोलती है कि इस सब का अब कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि जियांग और मैं जेनेटिक मैच है। जिसकी ये बात सुनकर जियांग को काफी खुशी हो रही होती है और वो फांग को बाहर निकालकर उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। पर फांग खुद को दिलासा देते हुए कहता है कि मैं हार बिल्कुल नहीं मानूंगा। फांग अब ये सारी बातें जाकर शाओ बोर्डली को बताता है और उसे जेनेटिक मैच के बारे में पूछता है तो शाओबू से बताती है कि हमारे यहाँ पर इमोशंस के बेसिस पे कपल नहीं बनाए जाते बल्कि जेनेटिक मैच के बेसिस पे कपल बनाए जाते हैं। जिस पर ली कहता है कि भाई इस हिसाब से तो तुम कबाब में हड्डी हुए। तो शाओबू से चुप कराती है और बोलती है कि ये क्या बकवास कर रहे हो। ली कहता है कि मेरा मतलब भाई मैं तो ये कहना चाह रहा था कि आपको इतना जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए। अगली सुबह जब शाओची और जियांग ऑफिस जा रहे होते हैं तो जियांग शाओची को बोलता है कि मैंने तुम्हें अपना असिस्टेंट इसलिए बनाया है ताकि मैं तुम्हें फांग से प्रोटेक्ट कर सकूं। तभी वहाँ पर म्यूजिक प्ले होने लगता है और सामने से फांग की एंट्री होती है जो कि ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर आता है। वो शाओची को उसका ड्रेस दिखाकर पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि तुम ये ड्रेस पहनकर मेरे सामने आया करती थी। पर शाओची बोलती है नहीं और उसे बोलती है कि मुझे तो लगता है कि तुम्हारा दिमाग का कहना खराब हो गया है क्योंकि तुम्हारा एक्सीडेंट भी हुआ था ना। तो फांग कहता है कि अरे शाओची तुम्हें याद आ गया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था। अब इससे पहले कि वो शाओची से कुछ और बात कर पाता तभी जियांग फांग को दूर कर देता है और उसे बोलता है कि अगर तुमने फिर से शाओची को हैरेस करने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर वो शाओची के साथ जाने लगता है पर फांग फिर से शाओची को आवाज देकर रोकता है, जो सुनकर जियांग को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पावर्स फांग पर इस्तेमाल करने ही वाला था। पर शाओची उसे रोक देती है और कहती है कि हम ह्यूमंस पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते और वैसे भी अभी तुम काफी वीक हो और अगर तुम ऐसे ही अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते रहे तो जल्दी से ठीक नहीं हो पाओगे। जियांग कहता है कि ठीक है, आपसे मैं तुम्हारी बात मानूंगा और वो शाओची का हाथ पकड़कर उसे यहाँ से ले जाता है। जो देखकर फांग को बुरा तो लगता है लेकिन वो सोच लेता है कि वो कुछ भी करके शाओची को वापस पाकर ही रहेगा। जिसके बाद ये सभी लोग बैठकर सोच रहे होते हैं कि अब वो शाओची को वापस लाने के लिए आगे क्या करें। तो ली फांग को पूछता है कि क्या कोई ऐसी चीज है जिसे शाओची रेजिस्ट नहीं कर सकती। अगली सुबह फिर से शाओची और जियांग ऑफिस जा रहे होते हैं। तभी जियांग कार लेने के लिए पार्किंग में जाता है और जब शाओची अकेली होती है तभी वहाँ पर फांग रनिंग करते हुए आता है और उसे अपने हार्मोन स्मेल करवाने लगता है। पर शाओची उसे दूर कर देती है और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है अगर तुम ये सब करोगे तो क्या मैं तुम्हारे प्यार में गिर जाऊंगी। तो फांग उस पर हंसने लगता है और कहता है कि पहले मैं भी तुम्हें यही सब बोलता था लेकिन तुमने हार नहीं मानी और आखिर में मुझे अपने प्यार में गिरा ही दिया, इसलिए मैं भी तुम्हारी चीजें फॉलो कर रहा हूँ। और वो उसे फिर से उसके हार्मोन स्मेल करने के लिए बोलता है पर तभी वहाँ पर जियांग कार लेकर आ जाता है। तो शाओची फांग को बोलती है कि तुम्हारे हार्मोन्स में कुछ भी स्पेशल नहीं है, जियांग भी तुम्हारी तरह ही स्मेल करता है, इनफैक्ट उसकी स्मेल तो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो सुनकर फांग हैरान हो जाता है और जियांग भी इससे पहले कि गुस्से में उसे ज्यादा कुछ बोल पाता फांग उसे कस के पकड़ लेता है और उसे स्मेल करने लगता है। जहाँ उसे रियलाइज होता है कि शाओची सच बोल रही है और फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। शाम को फांग ये बात ली और शाओबू को बताता है कि जियांग ने हार्मोन एलिमेंट अपनी बॉडी पर इस्तेमाल किया है, इसलिए वो शाओची को यहाँ से लेकर नहीं जा पा रहा है क्योंकि उसे मिशन पूरा करने के लिए नए हार्मोन एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। जिस पर शाओबू उसे बताती है कि हमारे प्लेनेट पर हार्मोन्स बैन है लेकिन जियांग ने उसे इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब ये है कि वो उसकी बॉडी में चले गए हैं और जब तक उसकी बॉडी रिकवर नहीं हो जाती तब तक वो शाओची को यहाँ से लेकर नहीं जा सकता। फांग बोलता है कि इसका मतलब हमारे पास और टाइम है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो हान को कॉल लगाता है। दूसरी तरफ हम जियांग और शाओची को साथ में डिनर करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर जियांग उसे बताने लगता है जब हम लोग पैदा होते हैं तो हमें स्टार को देखकर एक नंबर दिया जाता है। एक स्टार को वो अपने पास बुलाकर शाओची को दिखाता है और बताता है कि ये तुम्हारा स्टार है।
फिर वो अपना स्टार भी ढूंढने लगता है, जो कि थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे मिल जाता है। जब शाओची देखती है तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 लाइट ईयर था। तो शाओची बोलती है कि हम दोनों तो काफी ज्यादा दूर हैं। तुमने तो कहा था कि जेनेटिक मैचेस के स्टार काफी पास में होते हैं। लेकिन जियांग यहाँ पर इस बात को इग्नोर कर देता है। तो शाओची बोलती है कि कोई बात नहीं, हमारे प्लेनेट के रूल्स गलत थोड़ी ना हो सकते हैं। और शाओची की ऐसी बातों को सुनकर जियांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। अगले दिन जैसे ही जियांग शाओची के साथ अपनी कंपनी में पहुंचता है तो वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि मिस्टर फांग आपका कैबिन में वेट कर रहे हैं। ये सुनकर जियांग शाओची को तो उसके कैबिन में भेज देता है और वो खुद फांग से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर वो उसे एक फाइल देता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारी कंपनी के साथ वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था उसे टर्मिनेट करवा दिया है। फांग बोलता है कि अरे तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें हार्मोन एलिमेंट नहीं चाहिए? पर जियांग यहाँ पर अनजान बनने का नाटक करता है और बोलता है कि भला मुझे क्यों चाहिए होगा हार्मोन एलिमेंट। पर फांग उससे कहता है कि कल शाओची ने मुझे बताया था कि तुम ना मेरे जैसे स्मेल कर रहे हो, और शाबू से जब मैंने पूछा तो उसने मुझे बता दिया कि जरूर तुमने हार्मोन एलिमेंट को अपनी बॉडी में इस्तेमाल किया होगा। हार्मोन्स तुम्हारे प्लेनेट पर बैन है क्योंकि वो इमोशंस क्रिएट करते हैं और उन हार्मोन्स को यूज करने की वजह से तुम्हारी बॉडी वीक पड़ गई है। इसलिए जब भी मैं शाओची को अप्रोच करता हूँ तो तुम्हें काफी गुस्सा आता है क्योंकि तुम अपनी पावर्स यूज नहीं कर पा रहे हो और बिना हार्मोन एलिमेंट के तुम अपने प्लैनेट पर भी वापस नहीं जा सकते। मुझे ये भी पता चला है कि तुम्हारी रोबोट कैंडी ने हमारे सिस्टम के अंदर घुसने की कोशिश की थी, लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं होने वाला। वैसे अगर तुम्हें हार्मोन एलिमेंट चाहिए तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि वो कहाँ पर रखे हैं। ये सब कहकर वो हान को बुलाता है तो हान उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें फांग सारे हार्मोन एलिमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा था। ये देखकर जियांग को बहुत गुस्सा आता है। फांग अब उसे यहाँ पर बोलता है कि अगर तुम्हें हार्मोन एलिमेंट चाहिए ना तो कल से शाओची को मेरी कंपनी में काम करने के लिए भेज देना। जियांग कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो फांग कहता है कि कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम ले लो और सोचकर मुझे बता देना। ये कहकर यहाँ से स्माइल करते हुए चला जाता है और जियांग की हालत खराब होने लगती है क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। फांग जब यहाँ से जा रहा होता है तो हान उससे पूछता है कि मिस्टर फांग ये सब चल क्या रहा है? शाओची काफ़ी दिनों से हमारी कंपनी में नहीं आ रही है और वो जियांग की कंपनी में क्यों काम कर रही है? फांग उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं बताता और उसे कंपनी में वापस जाकर शाओची का डेस्क क्लीन करने के लिए बोलता है क्योंकि शाओची जल्दी उसकी कंपनी में वापस आने वाली थी, जो सुनकर हान भी काफ़ी खुश हो जाता है। इधर जियांग कैंडी से पूछता है कि अगर वो इस मिशन को अबॉर्ट करके शाओची को लेकर प्लेनेट वापस चला जाए तो क्या होगा। कैंडी उसे बोलती है कि मास्टर, अगर आप हार्मोन एलिमेंट को लेकर प्लेनेट वापस जाओगे तो आपको जीव बना दिया जाएगा और शाओची की गलती भी माफ कर दी जाएगी। तो भला आप इतना अच्छा मौका क्यों गंवाना चाहते हैं? इसीलिए वो शाओची को बुलाकर उसे बोल देता है कि कल से तुम्हें फांग के यहाँ पर काम पर जाना है और अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो मुझे बता देना, जिस पर शाओची मान जाती है। फिर वो रात में फांग को कॉल करके उसे बताती है कि कल से मैं तुम्हारी कंपनी में वापस आ रही हूँ काम करने के लिए, जो सुनकर सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और अब यहाँ से ये लोग अपने सेकंड प्लान की शुरुआत करने वाले थे। अगली सुबह जब शाओची कंपनी जा रही होती है तब जियांग उसे बताता है कि इस बार तुम्हारा वहाँ पर जाने का मिशन ये है कि तुम्हें फांग के साथ जाकर उसके एक्सपेरिमेंट में उसके साथ कोऑपरेट करना है ताकि तुम जल्दी से जल्दी हार्मोन एलिमेंट लेकर वापस आ सको। और जितने भी टाइम तुम वहाँ पर रहोगी तब फांग तुम्हारे ऊपर ट्रिक्स खेलने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें उसकी ट्रिक्स में नहीं फंसना है। और वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है वो तुम्हें शक की निगाहों से देखेंगे और ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि जैसे वो तुम्हारे दोस्त हैं, लेकिन अर्थ के लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते और वो सभी तुम्हारे एनिमीज़ हैं। अब जैसे शाओची कंपनी में एंटर करती है तो सच में सभी लोग उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं, जिससे शाओची को लगता है कि जियांग सही कह रहा था। पर जैसे ही शाओची अपनी टेबल पे रखी हुई एक बुक ओपन करती है तो वो उसके लिए गिफ्ट था और सभी लोग उसके पास आकर उसका काफ़ी अच्छे से वेलकम करते हैं, जिस पर शाओची उनसे पूछती है कि क्या तुम लोग मुझसे नाराज़ नहीं हो क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़कर चली गई थी। पर वो लोग बोलते हैं कि ज़रूर जियांग ने ही कुछ किया होगा, वो मिस्टर फांग से जेलस जो होता है इसीलिए, लेकिन अब तुम आ गई हो तो हमें छोड़कर मत जाना। जो सब देखकर शाओची सोचती है कि ये अर्थ वाले तो सच में बेवकूफ़ होते हैं। फिर वो फांग से मिलने के लिए रिसर्च डिपार्टमेंट में जाती है और उससे पूछती है कि हम हार्मोन एलिमेंट्स कब कलेक्ट कर सकते हैं। पर फांग उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता और उसके सामने ऐसे एक्ट करता है जैसे कि वो कितना ज़्यादा बिजी हो। शाओची उससे पूछती है कि तुम कब फ्री होगे और वो उसे बताने लगते हैं कि मैंने रिसर्च की है, अगर हम चाहें तो 24 घंटे के अंदर अंदर हार्मोन एलिमेंट को बना सकते हैं। पर फांग उसे कुछ काम करने के लिए देता है और बोलता है कि पहले तुम इसे करो फिर मैं सोच कर बताऊंगा। शाओची जब उस काम को कंप्लीट कर लेती है तो फांग उसे कुछ और काम दे देता है और फिर जब वो उसे भी कंप्लीट करके पूछती है कि अब हम कब बनाएंगे हार्मोन एलिमेंट तो फांग उसे एक और काम दे देता है, जिस बात से वो काफ़ी ज़्यादा अनॉय हो जाती है। लेकिन फांग तो उसकी बात को कोई जवाब दिए बिना ही यहाँ से मुस्कुरा कर चले जाता है। अब इसी तरह काफ़ी रात हो जाती है और शाओची थक कर चेयर पर ही सोने लगती है। फांग उसके पास आकर उसका सर टेबल पर लगने से बचा लेता है, तब शाओची की आँख खुल जाती है। फांग उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, पर शाओची बोलती है कि अरे ऐसे कैसे, अभी तो हमने हार्मोन एलिमेंट बनाया ही नहीं। लेकिन जब वो टाइम देखती है तो काफ़ी रात हो गई थी।
फांग उससे बोलता है कि आजकल कंपनी काफ़ी बिजी है, इसलिए जब हमारे पास टाइम होगा तब हम हार्मोन एलिमेंट बनाने के बारे में सोचेंगे। पर शाओची उससे कहती है कि अगर कल तुमने हार्मोन एलिमेंट बनाना शुरू नहीं किया तो उसके बाद हम नहीं मिलेंगे। ये बोलकर वो टेलीपोर्ट होकर वहाँ से गायब हो जाती है। फांग घर जाकर जब ली से ये डिस्कस कर रहा होता है तो वो कहता है कि इस तरीके से तुम्हें हार्मोन एलिमेंट बनाने में सिर्फ 2 दिन लगेंगे और 2 दिन के बाद शाओची अपने प्लेनेट वापस चली जाएगी। तो फांग बोलता है कि हमें कोई और तरीका निकालना पड़ेगा क्योंकि मैं हार्मोन एलिमेंट बनाना और डिले नहीं कर सकता। अगले दिन ये लोग हार्मोन एलिमेंट कलेक्ट करने का प्रोसेस शुरू करते हैं, जहाँ शाओची को अपने पास बैठा हुआ देखकर फांग को पुरानी मेमोरीज याद आने लगती है कि पहले हार्मोन्स कलेक्ट करते वक्त शाओची उसके साथ कितना रोमांस किया करती थी। लेकिन तभी फांग उठकर बाहर चला जाता है और अभी लोग फिर से हार्मोन्स कलेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ भी कलेक्ट नहीं हो रहा होता। जो देखकर शाओची पूछती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो फांग बोलता है कि शायद मशीन में कोई प्रॉब्लम आ गई है। अब शाओची अपने डेस्क पर बैठकर सोचने लगती है कि आखिर क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए वो इसके लिए थोड़ी सी रिसर्च करती है। पर इधर फांग अपने कैबिन में जाकर ली को मैसेज करता है, जहाँ में फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि कल रात फांग और ली ने बैठकर हार्मोन्स कलेक्ट करने से रोकने का एक प्लान बनाया था, जिसके लिए फांग ने अपनी शर्ट के अंदर एक बॉडी सूट पहना हुआ था ताकि हार्मोन्स कलेक्ट ना हो। अब उसे काफ़ी गर्मी लग रही होती है, इसीलिए अपनी टाई वगैरह निकालने लगता है। पर तभी शाओची उसके कैबिन में आ जाती है, जो उसे बोलने लगती है कि शायद हार्मोन कलेक्टर मशीन ना आउटडेटेड हो गई है, इसलिए मैंने उसकी टेक्निक को इम्प्रूव करने के लिए कुछ प्लान्स बनाए हैं, इन्हें रिसर्च डिपार्टमेंट को दे देना। पर फांग उसे बताता है कि मशीन एकदम ठीक से काम कर रही है। तो शाओची बोलती है कि तो फिर हार्मोन्स क्यों नहीं कलेक्ट हो रहे थे। तभी वो यहाँ पर नोटिस करती है कि फांग ने अपनी शर्ट के नीचे कुछ पहना हुआ है। अब जब यहाँ पर वो उसके काफ़ी पास आती है तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को कुछ देर के लिए देखते ही रह जाते हैं, लेकिन तभी शाओची उसे सॉरी बोलकर जाने लगती है। पर फांग उसे रोक कर कहता है कि मैं तुम्हें काम के बाद एक जगह पर लेकर जाना चाहता हूँ। फांग अब शाओची को ली की स्टूडियो में लेकर जाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे डायरी में जो भी चीज़ें लिखी थी उन सभी के बेसिस पर हमारी मेमोरी का एक म्यूजियम बनाया है। यहाँ पर इन दोनों की लव स्टोरी से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें भी थी जिन्हें शाओची देख रही होती है। यहाँ पर फ्राइड चिकन भी रखा हुआ था, जिसे देखकर शाओची 1 मिनट के लिए रुकती है और उस फ्राइड चिकन को उठाकर स्मेल करने लगती है, लेकिन फिर वो उसे रखकर आगे बढ़ जाती है और उसे बताती है कि डायरी तो मैं मिशन कंप्लीट करने के लिए लिख रही थी, लेकिन तुमने तो उसका कुछ अलग ही मतलब निकाल लिया। फांग उसे यहाँ पर सब चीज़ें याद दिलाने की कोशिश करता है, उनकी जिम वाली लाइव स्ट्रीम और जब जंगल में उसने उसे प्रपोज किया था। लेकिन शाओची किसी भी चीज़ को देखकर इम्प्रेस नहीं होती और उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर हार्मोन्स कलेक्ट करने के लिए कोऑपरेट कर रही हूँ, ये सब बकवास चीज़ों के लिए नहीं। ये बोलकर चली जाती है। फांग जब ये सारी चीज़ें ली को बताता है तो वो भी काफ़ी हैरान हो जाता है और फांग को बोलता है कि उससे कम से कम ये सब देखकर थोड़े बहुत आंसू तो बहाने चाहिए थे। लेकिन फांग बोलता है कि कोई बात नहीं, जब उसे सब कुछ याद आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। इधर शाओची ये सारी बातें घर जाकर जियांग को बताती है तो वो उससे उसका रिएक्शन पूछता है जब फांग उसे पास याद दिलाने की कोशिश कर रहा था। शाओची उसे बताती है कि मुझे तो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उसे पीटने को दिल कर रहा था, जो सुनकर जियांग काफ़ी खुश होता है और शाओची को रेस्ट करने के लिए बोलता है। तभी कैंडी उसे बोलती है कि अर्थ के लोग तो सच में बड़े ही चालाक होते हैं, अगर फांग इसी तरह से शाओची के ऊपर ट्रिक्स खेलता रहा तो हम मिशन कंप्लीट करके घर कब जाएंगे। पर जियांग उसे कहता है कि अगर शाओची का ऐसा ही एटीट्यूड रहा तो फांग जल्दी ही गिव अप कर देगा। जिसके बाद फांग शाओची को मैसेज करता है और उससे पूछता है कि क्या हम कल मिल सकते हैं। तो शाओची बोलती है कि अगर तुम्हें हार्मोन्स कलेक्ट करने हैं तो ही हम मिल सकते हैं, वरना मैं तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। फिर जब शाओची सो रही होती है तभी उसे सीजन 1 के कुछ फ्लैशबैक्स याद आने लगते हैं और अगली सुबह उठने पर वो सोचती है कि आखिर उसे इतना अजीब सपने क्यों आ रहे थे। अब जैसे ही जियांग अपने रूम से बाहर आता है तो वो खांस रहा था। शाओची उसे बोलती है कि अब तो तुम्हें रेस्ट करते हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, तभी तुम्हारी हेल्थ इतनी ख़राब क्यों है। तो जियांग कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। और वो उसे बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो क्योंकि आज मैं तुम्हें कहीं बाहर नहीं लेकर जा सकता। शाओची बोलती है कि क्यों, आज क्या है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शाओबू फांग को बता रही होती है कि आज शाओची का बर्थडे है। वो यहाँ पर काफ़ी सैड थी क्योंकि हर बार वो शाओची के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा था। फांग यहाँ पर उससे पूछता है कि शाओची अपने बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करती थी। तो शाओबू उसे बताती है कि वो हमेशा रात को मेरे साथ स्टार्स को देखा करती थी, जो कि उसे काफ़ी पसंद है। दूसरी ओर जियांग शाओची को बोलता है कि घर में ना कैंडीज खत्म हो गई है, इसलिए तुम बाहर से लेकर आ जाओ। तो शाओची चली जाती है, जिसके जाने के बाद कैंडी जियांग से बोलती है कि मास्टर आपने तो पहले ही पूरे शहर की कैंडीज खरीद रखी है, तो आपने शाओची को बाहर कैंडीज लेने के लिए क्यों भेजा। इसके बाद जब शाओची रात में थक हार कर घर आती है क्योंकि उसे कहीं पर भी कैंडी नहीं मिली होती, तभी वो देखती है कि जियांग ने उसके लिए एक सरप्राइज प्लान किया होता है, जहाँ उसने घर के अंदर ही उसके लिए अपनी पावर से काफ़ी सारे स्टार्स बनाए हुए थे, जो शाओची को काफ़ी पसंद आता है। जियांग अंदर से केक लेकर आता है और उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। यहाँ वो उसे माफ़ी मांगने लगता है और बोलता है कि मैं अपनी पावर से अभी तुम्हारे लिए इतने छोटे स्पेस में ही स्टार्स बना पाया,
पर शाओची उसे बोलती है कि कोई बात नहीं और केक देखकर काफ़ी खुश होती है। फिर यहाँ वो स्टार्स के साथ खेलने लगती है, जिसे इतना खुश देखकर जियांग भी काफ़ी खुश होता है। इधर हम फांग को देखते हैं जो कि शाओची का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसके लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहा होता है और काफ़ी सारे डेकोरेशन कर रहा था। लेकिन तभी बारिश शुरू हो जाती है, जिस वजह से वो अपनी डेकोरेशन बचाने के चक्कर में गिर जाता है। दूसरी तरफ हम शाओची को देखते हैं जो कि जियांग के साथ काफ़ी खुश थी, जहाँ वो उसे बताने लगती है कि जब वो हर बार प्लैनेट पर अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करती थी तब आसमान में कुछ ज़्यादा ही सितारे होते थे। और यहाँ में एक फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि जियांग ही अपनी पावर से उन स्टार्स को बनाता था। ये सोचकर वो हंसने लगता है और फिर ये दोनों केक कट करते हैं, जहाँ पर शाओची जियांग को थैंक्स बोलती है उसका इतना अच्छा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। फिर जब वो सेलिब्रेशन वगैरह करने के बाद अपने रूम में सोने के लिए जा रही होती है, तभी उसे याद आता है कि फांग ने उसे आज 8 बजे मिलने के लिए बुलाया था। पर वो सोचती है कि बारिश हो रही है और अब काफ़ी देर भी हो चुकी है, तो शायद फांग अपने घर चला गया होगा। लेकिन उसका दिल नहीं मानता, इसलिए वो फांग को उसकी बताई हुई जगह पर देखने के लिए जाती है, जहाँ जाकर वो सोच रही होती है कि फांग चला गया होगा। लेकिन तभी ऊपर से कुछ बैलून्स गिरने लगते हैं, इसलिए वो ऊपर देखने के लिए जाती है, जहाँ पर फांग बेचारा बारिश रुकने पर सभी डेकोरेशंस को वापस से लगा रहा था। फांग शाओची को देखकर यहाँ पर काफ़ी खुश हो जाता है और उसे बोलता है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ पर ज़रूर आओगी। शाओची उसे भीगा हुआ देखकर बोलती है कि इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी तो तुमने खुद को बचाया क्यों नहीं, और तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ अपने मिशन के लिए हूँ, फिर भी तुम ये सब क्यों कर रहे हो। फांग कहता है कि क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। शाओची कहती है कि क्या बकवास है ये सब, मैंने इतनी बार तुम्हें रिजेक्ट किया है, क्या तुम्हें ज़रा भी बुरा फील नहीं होता। जिस पर फांग कहता है कि मैंने भी इस बारे में पहले सोचा है, तो शायद तुम्हें भी कहीं ना कहीं थोड़ा बुरा लगता होगा। फिर वो उसे बताने लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए डेकोरेट किया है क्योंकि तुम्हें स्टारी स्काई पसंद है ना। फिर वो उसके लिए बहुत ही अच्छा गाना गाता है, जिसे गाते वक्त वो उसके साथ बिताए हुए सारी मेमोरीज को याद करने लगता है। सॉन्ग गाने के बाद फांग शाओची को बुके देता है, जिसे वो नहीं लेती। तो फिर फांग उसे साथ में डांस करने के लिए पूछता है, लेकिन जब वो उसकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाती तो वो खुद ही उसे पकड़कर उसके साथ डांस करने लगता है। और यहाँ अब आसमान में फायर क्रैकर्स भी होने लगते हैं। तब फाइनली उसे यहाँ पर शाओची बोल देती है कि उसे उसका ये सरप्राइज काफ़ी पसंद आया, जो सुनकर फांग खुश होता है। लेकिन अचानक से ही फांग शाओची के ऊपर बेहोश होकर गिर जाता है। शाओची अब फांग को उसके घर पर लेकर जाती है, जहाँ उसके होश आने पर वो उससे बताती है कि डॉक्टर ने बताया है बारिश में भीगने की वजह से तुम्हें कोल्ड और फीवर हो गया है। फांग उसे कहता है कि अब काफ़ी रात हो गई ना, तो तुम्हें भी घर चले जाना चाहिए और मैं ली को बोल दूंगा, वो मेरा ख्याल रख लेगा। शाओची उसे कहती है कि तुम्हारी तबीयत मेरी वजह से खराब हुई है क्योंकि तुम बारिश में मेरा इंतजार कर रहे थे, इसीलिए हमारे प्लैनेट की कमिटमेंट के हिसाब से मुझे ही तुम्हारा ख्याल रखना होगा। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो मैं ली को बोल देती हूँ। और फांग कहता है कि नहीं नहीं, मैं कमिटमेंट में विश्वास करता हूँ, ठीक है ठीक है। तभी शाओची को जियांग का कॉल आने लगता है, इसलिए वो बात करने के लिए बाहर चली जाती है और फांग यहाँ पर काफ़ी खुश होता है। कॉल पर जियांग शाओची से पूछता है कि इतनी रात हो गई है तो तुम अभी तक क्यों नहीं आई। तो शाओची उससे आज रात फांग की देखभाल करने की परमिशन मांगती है क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई थी। जियांग को यहाँ पर थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन वो परमिशन दे देता है। फिर जब शाओची रात में सो रही थी तभी उसे फिर से उसकी रिंग की वजह से सीजन 1 के कुछ फ्लैशबैक्स याद आने लगते हैं और उसकी नींद खुल जाती है। वो सोचती है कि आखिर उसे बार बार ये सब क्यों दिखाई दे रहा है, इसीलिए वो फांग को चेक करने के लिए जाती है, जहाँ वो देखती है कि वो तो अभी तक काम कर रहा था। तो वो उससे पूछती है कि तुम आराम क्यों नहीं कर रहे, जिस पर फांग कहता है कि उसे नींद नहीं आ रही। और वो शाओची से पूछता है कि भला तुम अभी तक क्यों नहीं सोई, क्या तुम्हें कोई बुरा सपना आया। शाओची उसके पास आकर उसे बताने लगती है कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है जो कि हमारे बीच में हुई नहीं है और उन सपनों में हम दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है। जिस पर फांग बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब किसी पैरेलल यूनिवर्स में हो रहा हो जहाँ पर हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हो और तुम्हें ये सब चीज़ें इसीलिए दिखाई दे रही हो ताकि तुम्हें हिंट मिल सके कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए और मेरे साथ आ जाना चाहिए। पर शाओची कहती है कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता और वैसे भी हमारे प्लैनेट ने काफ़ी पहले ही डिनाई कर दिया है कि पैरेलल यूनिवर्स जैसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है और हमारे प्लैनेट पर लव वगैरह अलाउड नहीं है। फांग उससे बोलता है कि तो क्या तुम अपने प्लैनेट पर खुश हो, क्योंकि अर्थ पर लोग जो कुछ भी चाहते हैं वो कर सकते हैं, चाहे वो किसी से भी प्यार करना हो, कोई भी अपनी फ्रीडम से जी सकता है। और अगर तुम ये चीज़ अपने प्लैनेट पर एक्सपीरियंस नहीं कर पाते तो क्या तुम अर्थ को एक्सेप्ट करोगे और मुझे भी। शाओची उसे बोलती है कि मैं केप टाउन प्लैनेट से बिलोंग करती हूँ और उसके हिसाब से जियांग मेरा जेनेटिक मैच है जिसे मैं कभी भी बिट्रे नहीं करूँगी। फिर वो उसे परेशान करने के लिए सॉरी बोलकर अपने रूम में चली जाती है, जहाँ जाकर वो सोचने लगती है कि यार मुझे क्यों बुरा फील हो रहा है। और उसे फांग की वही बात याद आती है जब उसने उसे कहा था कि जब तुम हर बार मुझे रिजेक्ट करोगी तब तुम्हें थोड़ा बुरा फील होगा, जिससे मुझे ऐसा लगेगा कि तुम्हारे अंदर भी मेरे लिए थोड़ी फीलिंग्स है। पर फिर वो खुद को कंट्रोल करती है और बोलती है कि ये सब मैं क्या सोच रही हूँ और सो जाती है। अगली सुबह जियांग सोच रहा होता है कि शाओची अभी तक घर नहीं आई। इधर हम इन दोनों को ऑफिस में देखते हैं,
जहाँ पर शाओची फांग के कैबिन में उसके लिए दवाई लेकर जाती है और बोलती है कि डॉक्टर ने तुम्हें टाइम से दवाई खाने के लिए कहा था, क्या तुम भूल गए। फांग ये देखकर काफी खुश होता है कि शाओची उसकी केयर कर रही है और जब वो दवाई पीता है तो वो काफी कड़वी थी, इसीलिए शाओची उसे साथ में एक कैंडी खाने के लिए भी देती है। और फिर जब वो फांग के कैबिन से बाहर आती है तो सोचने लगती है कि यार मेरा दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है, पर किसी तरह वो खुद को कंट्रोल करके काम करने के लिए चली जाती है। छुट्टी के वक्त शाओची फांग के कैबिन में आती है और उसे बोलती है कि अब तुम्हारी तबीयत ठीक है तो मैं अब जियांग के पास जा रही हूँ। जो सुनकर फांग यहाँ पर तबीयत खराब होने का बहाना करने लगता है तो शाओची उसे बोलती है कि लगता है कि तुम्हारी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं आज रात के लिए फिर से तुम्हारे घर पर रुक जाऊंगी। जो सुनकर वो काफी खुश होता है। शाओची अब जब जियांग को कॉल करके ये बात बताती है तो जियांग हाँ तो कर देता है, लेकिन इस बार वो काफी गुस्से में था और समझ जाता है कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। जिसके बाद हम इस चाय के कैफे में शाओबू और ली को देखते हैं, जहाँ पर शाओबू काफी सैड हो रही होती है और बोलती है कि ये शाओची के इंसिडेंट के बाद से हम डेट पर नहीं जा पाए हैं। मैंने एक यूनिवर्स एग्जीबिशन के बारे में सुना था जिसका आज लास्ट डेट है और मेरा वहाँ पर जाने का बहुत मन था। तभी ली उसे अपने पास से 2 टिकट्स निकाल के दिखाता है और कहता है कि क्या तुम इसकी बात कर रही हो। जो देखकर वो काफी खुश हो जाती है और पूछती है कि तुम्हें कैसे पता। तो वो बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड का कहीं जाने का मन हो और मुझे ये बात ना पता हो। अब शाओबू उसे 1 मिनट रुकने का बोलती है और एक बैग में आइस भरने लगती है ताकि जब भी उसकी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो तो वो इस आइस को यूज़ कर सके। पर ली बोलता है कि इसका सोल्यूशन मैंने निकाल लिया है और यहाँ वो उसे कुछ फ्रोजन फ्रूट्स दिखाता है ताकि जब भी उसकी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो तो वो उन्हें खा सके। जो देखकर वो काफ़ी खुश होती है और यहाँ पर ये दोनों रोमांस करने लगते हैं, जिन्हें इस तरह मिस चाय देखकर काफ़ी खुश हो रही थी। पर ये दोनों उन्हें देखकर शर्मा जाते हैं और बोलते हैं कि आप डॉक्टर ज़ांग के पास क्यों नहीं जाती। पर वो कहती है कि वो तो अपनी ट्रेनिंग में काफ़ी बिजी है और तुम दोनों रुक क्यों गए, अरे लगे रहो ना। पर उसी वक्त शाओबू के पास शाओची का कॉल आता है जो उसे बताती है कि फांग 2 घंटे से मिसिंग है। उसने कहा था कि वो किसी काम से बाहर जा रहा है, लेकिन मैं उसे कॉल कर रही हूँ तो उसका कॉल भी नहीं लग पा रहा। फिर हम फांग को देखते हैं जो कि एक काफी सुनसान और खंडर सी जगह पर जाता है जहाँ पर उसे कोई बेहोश कर देता है। जब फांग की आंख खुलती है तो उसके पास जियांग था जो उसे बोलता है कि अगर तुमने पहले ही शाओची पर गिव अप कर दिया होता ना तो ये सब कुछ नहीं होता। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारा और शाओची के बीच में कुछ नहीं हो सकता। फांग बोलता है कि कल जब शाओची मेरे पास रुकी थी तब तो तुम इतना नाराज नहीं थे, तो भला आज तुम्हें क्या हो गया। अच्छा कहीं तुम्हें डर तो नहीं कि अगर शाओची मेरे साथ रहेगी तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा और वो तुम्हें फिर से छोड़ देगी। जियांग कहता है कि तुम उसे धोखा क्यों दे रहे हो। फांग बोलता है कि धोखा मैं उसे दे रहा हूँ या फिर तुम। तो जियांग कहता है कि मैं तो सिर्फ उसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। फांग बोलता है कि तुम उसे कैप्चर करके या फिर उसकी मेमोरीज को डिलीट करके उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तुमने तो उसे एक पपेट की तरह बना दिया है। तभी जियांग फांग के पास आकर उसे वॉर्न करता है और कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रहा हूँ, वरना मेरे प्लैनेट का रूल भी मुझे नहीं रोक पाएगा अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल करने से। फांग उसे कहता है कि तुम्हें जो करना है कर लो, मैं शाओची पर गिव अप नहीं करूंगा। ये बोलकर यहाँ से जाने लगता है। जियांग अब यहाँ फांग के ऊपर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है जिससे इन दोनों के बीच फाइट होती है, पर फिर जियांग फांग का गला दबाने लगता है और उसे दूर फेंक देता है। जियांग अब अपनी सारी पावर्स इकट्ठा करके फांग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन सही वक्त पर शाओची टेलीपोर्ट होकर बीच में आ जाती है जिससे वो फांग को तो बचा लेती है, पर खुद वो जोर से फांग के ऊपर गिर जाती है और उसकी रिंग भी टूट जाती है जिससे उसमें से सारी मेमोरीज बाहर आ जाती है और शाओची को सब कुछ याद आने लगता है। जियांग यहाँ जब देखता है कि शाओची को चोट लगी है तब वो उसके साथ उसे घर चलने को बोलता है, लेकिन शाओची उसे बोलती है कि मुझे सब कुछ याद आ गया है। जो सुनकर जियांग को गुस्सा आता है और वो शाओची को साइड हटने के लिए बोलता है, पर शाओची उसे बोलती है कि फांग को हर्ट करने से पहले तुम्हें मुझे हर्ट करना होगा। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूंगा, मैं तुम्हें बचपन से ही प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर सिर्फ फांग है, आखिर उसने ऐसा क्या किया है जो सिर्फ तुम हमेशा उसके बारे में ही सोचती हो। तो फांग बोलता है कि मैं हमेशा शाओची की चॉइस की रिस्पेक्ट करता हूँ, तुम्हारी तरह नहीं जो कि अपनी चीजें उसके ऊपर थोपता है। जियांग बोलता है कि शाओची ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें ब्रेन वॉश नहीं करना चाहता था और ना ही तुम्हें कंट्रोल करना चाहता था, मैं तो बस इतना चाहता था कि तुम मेरे साथ घर चलो। फांग बोलता है कि अगर तुम्हें उसे घर ले जाना होता तो वो तुम कप्पा कर देते, बल्कि तुम तो उसका इस्तेमाल कर रहे थे हार्मोन एलिमेंट कलेक्ट करने के लिए ताकि तुम प्लांट वापस जाकर चीफ बन सको। तो वो बोलता है कि चीफ तो मैं सिर्फ शाओची के लिए बनना चाहता था, पर फांग कहता है कि वो तुम शाओची के लिए नहीं अपने लिए कर रहे थे। जो सुनकर उसे और ज़्यादा गुस्सा आता है। तब शाओची उसे रोकती है और बताती है कि लव एक चॉइस की तरह है जिसे करने के बाद कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचता। मैं फांग से प्यार करती हूँ और वो जब भी खतरे में होगा तो मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी, और अगर तुम भी मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो हम दोनों को जाने दो। ये बोलकर वो फांग का हाथ पकड़ लेती है। शाओची अब फांग को लेकर यहाँ से जाने लगती है
और जाने से पहले जियांग को कहती है कि मुझे इस बात का कभी भी रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने तुम्हें अपने दोस्त बनाया। ये बोलकर चली जाती है, जिसकी जाते ही जियांग के मुंह से खून निकलता है और वो भी बोलता है कि मुझे भी इस बात का कभी रिग्रेट नहीं होगा। फिर वो टेलीपोर्ट होकर अपने घर पर आता है, जहाँ उसकी हालत काफी खराब थी। कैंडी उसे बोलती है कि मास्टर, आप शाओची की वजह से इतना इंजर्ड हुए हो, इसलिए मैं उसकी ये हरकतें चीफ को रिपोर्ट कर देती हूँ। लेकिन जियांग उसके ऑर्डर्स के बिना कुछ भी करने से मना करता है और यहाँ पर वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं था कि वो सिर्फ अपने फायदे के लिए शाओची का इस्तेमाल कर रहा था। दूसरी ओर हम शाओची को फांग के साथ उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश थे। शाओची उसे बोलती है कि तुम्हें ना मुझ पर कुछ ज्यादा ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आसानी से ब्रेन वॉश हो जाती हूँ। तो फांग कहता है कि तुम चिंता मत करो, अब से ना मैं तुम्हें अपने पास ऐसे ही पकड़ के रखूंगा ताकि तुम कहीं ना जाओ। अब शाओची यहाँ पर उसे बताने लगती है कि कैसे वो तो काफी पहले से एक दूसरे के साथ थे और उन दोनों की शादी भी हो गई थी, लेकिन उसके प्लैनेट वाले शादी के दिन ही उसे उठाकर ले गए और उसकी मेमोरीज को ब्रेन वॉश कर दिया। पर वो तो मैं स्मार्ट निकली, जो कि मैंने अपनी सारी मेमोरीज को अपनी रिंग के अंदर स्टोर कर लिया, जिस वजह से मुझे सब कुछ याद आया। जो सब सुनकर फांग कहता है कि अच्छा, तो मुझे बारिश के टाइम पे जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब कुछ रियल है। तो शाओची उसे सारी मेमोरीज दिखाने लगती है, जहाँ पर हर मेमोरी के अंदर वो बार बार सिर्फ फांग की चेस्ट को ही टच किए जा रही थी। ये देखकर फांग हंसता है और शाओची काफी एम्बैरस होकर ये सब हटा देती है और बोलती है कि मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगी। ये दोनों अब एक दूसरे को किस करते हैं और साथ में बैठकर काफी खुश होते हैं। सीन अब फिर से जियांग पर आता है, जहाँ पर कैंडी उसे बताती है कि उसने अपनी पावर्स का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया है, इसीलिए अब उसे रिकवर होने के लिए खुद को आइसोलेट करना पड़ेगा, जहाँ पर उसका ब्रेन अनकॉन्शियस कंडीशन में चला जाएगा। जांग इस चीज के लिए मान जाता है और उसे शाओची का मैटर सीक्रेट रखने के लिए कहता है। इसी बीच वो यहाँ पर शाओची के साथ बिताए हुए अपने प्लैनेट की सारी मेमोरीज को याद करने लगता है कि वो बचपन से ही शाओची को काफी पसंद करता था और जब वो काफी छोटा था तभी उसे चीफ बनने के लिए नॉमिनेट कर दिया गया था। और जब बाद में उसकी ट्रेनिंग पूरी हुई तब उसे पता चला कि शाओची उसकी जेनेटिक मैच है। ये जानकर वो काफी खुश हुआ, लेकिन तभी उसे एक बुरी खबर मिलती है कि शाओची ने अर्थ पर जाकर फांग से शादी कर ली है, जो देखकर उसे काफी बुरा लगता है और उसके प्लैनेट के लोग शाओची को वापस बुला लेते हैं, जिसके बाद वही शाओची के लिए स्टैंड लेता है और उसकी सारी मेमोरीज वगैरह इरेज करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शाओची हार्मोन्स की वजह से बहक गई है और उसकी खुद की नज़रों में वो ये सब करके शाओची को प्रोटेक्ट कर रहा था। ये सब याद करके वो काफ़ी रोता है। में हम फांग को देखते हैं, जो कि शाओची का काफ़ी अच्छे से ख्याल रख रहा था, क्योंकि जियांग ने शाओची के ऊपर अपनी पावर से काफ़ी ज़ोर से हिट किया था, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी थोड़ी कम हो गई थी। और क्योंकि फांग उसका काफ़ी अच्छे से ख्याल रख रहा था, इस वजह से शाओची काफ़ी खुश होती है। फिर यहाँ वो उसे जियांग के बारे में बात करने लग जाती है और बोलती है कि उसने भी अपनी काफ़ी पावर्स इस्तेमाल कर ली है, इसलिए उसे रिकवर होने में टाइम लगेगा, लेकिन हार्मोन एलिमेंट के बिना वो मिशन कैसे कंप्लीट करेगा। तो फांग बोलता है कि चिंता मत करो, रिसर्च डिपार्टमेंट में काफ़ी सारा हार्मोन एलिमेंट है, मैं तुम्हें वो दे दूंगा। जिस पर शाओची बोलती है कि तुमने तो कहा था ना कि तुमने सारे हार्मोन एलिमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। वो बोलता है कि अगर मैं ऐसा नहीं बोलता तो जियांग तुम्हें मेरे पास वापस थोड़ी ना भेजता और मैं तुम्हें कैसे पाता फिर से। जिस पर शाओची कहती है कि वाह फांग, तुम तो काफ़ी चालाक निकले। इसके बाद ये सभी लोग साथ में बैठकर हॉटपॉट एंजॉय कर रहे होते हैं। वहाँ पर भी ये लोग जियांग के बारे में ही बात कर रहे थे। तो शाओबू बोलती है कि मुझे लगता है कि अगर जेनेटिक मैच का चक्कर नहीं होता ना तो शायद जियांग ऐसी हरकत नहीं करता। फिर वो शाओची से पूछते हैं कि तुम दोनों कितने कंपैटिबल थे। तो शाओची बता देती है कि हम दोनों 99% कंपैटिबल हैं, जो कि पूरे केप टाउन में आज तक सबसे ज़्यादा है। ये सुनकर फांग जेलस होने लगता है। शाओची उससे पूछती है कि क्या तुम अपसेट हो। अब फांग यहाँ पर तो उसे मना कर देता है, पर उसकी शक्ल पे साफ दिख रहा था कि वो काफ़ी जेलस हो रहा है। अगले दिन ऑफिस में जब हान शाओची और फांग के साथ काम डिस्कस कर रहा होता है, तब फांग बीच में फिर से जेनेटिक मैच वाली बात उठा देता है। तो शाओची उसे बोलती है कि क्या तुम अब भी उस बारे में सोच रहे हो। फांग बोलता है कि और नहीं तो क्या, मैं नहीं चाहता कि मेरी गर्लफ्रेंड किसी के साथ 99% कंपैटिबल हो। तो शाओची उसे बोलने लगती है कि अरे जियांग और मेरा तो कंपैटिबल टेस्ट हो सकता है हमारे प्लैनेट के अकॉर्डिंग, लेकिन तुम्हारे और मेरा थोड़ी ना हो सकता है। और शाबू भी तो रोबोट है, उसका और ली का भी कंपैटिबल टेस्ट कैसे होगा बताओ तुम। यहाँ पर ये दोनों इस बात पर काफ़ी फनी बहस करने लगते हैं। और हान जब इनकी बातों को सुन रहा था तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता, पर वो सोचता है कि यार जो कुछ भी हो मुझे इन लोगों का झगड़ा सॉल्व करवाना होगा। हान यहाँ पर इन दोनों को शांत कराकर बोलता है कि जो कुछ भी हो, अर्थ पर कंपैटिबिलिटी का सिर्फ एक ही टेस्ट होता है और वो होता है पेरेंट्स से मिलना, जिसका ये आइडिया फांग को पसंद आता है। सीन अब मिस चाय पर आता है, जो कि शाओची और शाबू को फांग और ली के पेरेंट्स से मिलने की टिप्स एंड ट्रिक्स दे रही होती है। वो उन्हें बताती है कि पेरेंट्स से मिलना है ऐसे जैसे कि आप किसी लीडर से मिल रहे हो और तुम्हें उन लोगों के सामने अपना फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी अच्छा बनाना होगा। स्पेशली वो यहाँ पर शाओची को बोलती है कि फांग की स्टेप मॉम कल तुम्हें ना बिल्कुल छोड़ेंगी नहीं, जैसे कि वो फांग के पीछे पड़ी रहती है वैसे ही तुम भी ना उनकी स्टेप डॉटर इन लॉ हुई, इसलिए वो तुम्हारे भी पीछे पड़ी रहेंगी। जो सुनकर शाओची बोलती है कि अरे यार अब मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत नर्वस हो रही हूँ। और शाबू भी यहाँ पर बेचारी परेशान होकर बोलती है
कि हमें इन दोनों के पेरेंट्स से मिलने के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ रही है, लेकिन ये दोनों तो रोज़ ही अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। तभी डोरबेल बजती है और जब मिस चाय देखने के लिए जाती है तो वहाँ पर फांग और ली आए हुए थे। ये दोनों ही अपने अपने पेरेंट्स के लिए गिफ्ट खरीद कर लेकर आए होते हैं और शाओबू और शाओची को दे देते हैं और कहते हैं कि कल पेरेंट्स के सामने ये बोलना कि तुम दोनों ही गिफ्ट लेकर आई थी। फांग तो अब यहाँ पर शाओची को अपने साथ ले जाता है उसके डैड का फेवरेट केक बनाने के लिए, और ली भी यहाँ पर शाओबू को ले जाता है, जहाँ मिस चाय इन लोगों को रोकने की भी कोशिश करती है और कहती है कि मेरा लेसन अभी खत्म नहीं हुआ है, पर ये लोग चले जाते हैं। अगले सीन में फांग और शाओची काफ़ी अच्छे से फांग के डैड के लिए केक बना रहे होते हैं। इस मोमेंट को ये दोनों काफ़ी एंजॉय करते हैं और साथ में काफ़ी खुश भी होते हैं। अगली सुबह ये चारों फांग के घर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर शाओची फांग के डैड से मिलकर उन्हें गिफ्ट देती है और साथ में उनका फेवरेट केक भी, जो देखकर वो खुश हो जाते हैं। पर जब शाओबू ली की मॉम को गिफ्ट दे रही होती है तब वो उसे गिफ्ट नहीं लेती, जो देखकर शाओची बोलती है कि जैसा मिस चाय ने बताया था यहाँ पर तो उल्टा ही हो रहा है। और बेचारी शाओबू अब नर्वस होने लगती है और कहती है कि सच में औरतों को समझाना काफ़ी मुश्किल है। इसके बाद फांग और शाओची तो लंच की तैयारी करने लग जाते हैं। दूसरी ओर ली की मॉम शाओबू से सवाल करने लगती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी एज क्या है और तुम क्या करती हो, जिनके जवाब शाओबू के देने से पहले ली दे रहा होता है क्योंकि उससे ज़्यादा वो नर्वस था। शाओबू भी यहाँ पर उसे चुप कराती है और बताती है कि आंटी आप मुझे शाओबू के नाम से बुला सकती हो, लेकिन मॉम उसे बोलती है कि तुम दिखने में तो ठीक लगती हो, लेकिन मैं पक्का बता सकती हूँ कि तुम ना एक गरीब फैमिली से हो और तुम हमारे ली के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करोगी, ना ही हमारी फैमिली से कर पाओगी। जो सुनकर ली तो यहाँ पर शाओबू का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि मॉम आप ये कैसी बातें कर रही हो, पर उसकी मॉम यहाँ पर इशारा करके उसे हाथ हटाने को कहती है, लेकिन ली हाथ नहीं हटाता। अब शाओबू यहाँ पर उसकी मॉम को इम्प्रेस करने के लिए मिस चाय की ट्रिक अपनाती है और पता करने की कोशिश करती है कि ली की मॉम को किस चीज़ में इंटरेस्ट है। जहाँ वो देखती है कि मॉम बार बार अपनी बैंगल को देखे जा रही थी तो वो उसे स्कैन करके बता देती है कि ये तो एंटीक ज्वेलरी है ना, जिस पर उसकी मॉम हाँ बोलती है और बताने लगती है कि मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सस्ते में दे दिया था। तब शाओबू उसे बता देती है कि ये एंटीक तो है लेकिन ये ज़्यादा पुराना नहीं है। जो सुनकर ली की मॉम बोलती है कि अच्छा तभी उसने मुझे इतने सस्ते में दे दिया था। फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुम और भी ज्वेलरीज के बारे में बता सकती हो, तो शाओबू कहती है कि हाँ थोड़ा थोड़ा। अब वो उसे घर के अंदर ले जाकर अपनी सारी ज्वेलरी स्कैन कराती है, जहाँ पर शाओबू उसे एक नेकलेस के बारे में बताती है और उसे अपने पास रखने के लिए बोलती है क्योंकि 3 साल में उसकी वैल्यू काफ़ी बढ़ने वाली थी। ये देखकर उसकी मॉम तो शाओबू से काफ़ी इंप्रेस हो जाती है। शाओबू अब यहाँ पर उनका मेकअप करने की भी बात कहती है, जो सुनकर वो तो उससे और ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है और ली को साइड हटा देती है। इधर हम फांग और शाओची को साथ में खाना बनाते हुए देखते हैं, जहाँ पर शाओची उसे एक बुक से इंग्रेडिएंट्स पढ़ कर बता रही होती है, लेकिन फांग को ये नहीं पता होता कि उसके अंदर सॉल्ट कितना डालना होता है, इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तभी वहाँ पर फांग के डैड आकर उसे बताने लगते हैं कि उसे कितना सॉल्ट डालना है और आगे कैसे डिश बनानी है। जो सब सुनकर फांग उन्हीं को डिश बनाने के लिए कहता है और जब उसके डैड खाना बनाने लगते हैं तब वो काफ़ी अच्छी तरीके से कुक कर रहे थे, जो देखकर फांग उनसे इम्प्रेस हो जाता है। तब उसके डैड उसे बताते हैं कि वो उसकी मॉम के साथ खाना बनाया करते थे और यहाँ ये दोनों काफ़ी सारी बातें कर रहे होते हैं। शाओची अब फांग को एप्रन पास करती है, तो फांग जैसे ही वो एप्रन अपने डैड को पहनाता है तो उन्हें काफ़ी खुशी होती है और फांग को भी अपने डैड के साथ इतना क्लोज होकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। इस मोमेंट में शाओची इन दोनों की काफ़ी सारी फोटोज़ क्लिक करती है और जब इनकी पूरी बातें हो जाती हैं तब डैड शाओची का हाथ फांग के हाथ में देकर बोलते हैं कि अब मैं इसे तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ और वो उसे यहाँ पर फांग के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरी ओर शाओबू जब ली की मॉम का मेकअप करती है तो उन्हें मेकअप काफ़ी पसंद आता है और वो शाओबू से अब काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही वो ली को यहाँ पर सोता हुआ देखती है तो वो उसे ज़ोर से चिल्लाकर उठा देती है और बोलती है कि क्या तुम देख नहीं रहे हो शाओबू इतनी देर से खड़ी हुई है, जाओ उसके लिए कॉफ़ी बना कर लेकर आओ, वो थक गई होगी। ली बेचारा उठकर जाने लगता है और कहता है कि मुझे तो लगा आप लोगों को मेरी ज़रूरत ही नहीं है। अब जब वो कॉफ़ी लेकर आता है तो वो काफ़ी गर्म थी, जो कि गलती से उसकी मॉम की कोट पर गिर जाती है। इसके लिए वो ली को काफ़ी डांटने लगती है और बोलती है कि तुम एक काम भी ढंग से नहीं कर सकते हो, लेकिन शाओबू उस कोट को बाहर लेकर जाती है और बोलती है कि आप चिंता मत करो, मैं इसे अभी ठीक करके लेकर आई। फिर वो बाहर जाकर उस कोट की स्टेन को अपने पावर से ठीक करने लगती है। अंदर ली की मॉम उसे घूर घूर कर देख रही होती है और उसे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम शाओबू के लायक हो, मैं ना उसे किसी और से मिलवा दूंगी। जो सुनकर ली कहता है कि अरे मॉम मैं आप ही का बेटा हूँ ना, मुझे तो ये लग रहा था कि आप शाओबू को पसंद नहीं करोगे और अब आप ऐसी बातें कर रही हो। उसकी मॉम बोलती है कि जरा शाओबू को देखो, वो कितनी सुंदर है और कितनी टैलेंटेड है, यहाँ तक कि उसे मेकअप भी आता है, पर तुम्हें देखो तुम्हारे पास लंबी टांगों के अलावा और कुछ नहीं है। ली बोलता है कि मैं ड्राइंग कर सकता और मैंने एक कंपटीशन भी जीता है। ये सुनकर उसकी मॉम भड़क जाती है और बोलती है कि तुम तो पढ़ाई करने के लिए गए थे ना और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम कभी भी ड्राइंग नहीं करोगे। ली कहता है कि मॉम इसके लिए मैंने अपनी कोई भी क्लास मिस नहीं की और अपनी मॉम से झूठ बोलने लगता है। वो अब यहाँ पर उसे बिठाकर बड़े प्यार से समझाने लगती है कि देखो तुम्हारी एज के लोगों ने ना अपनी फैमिली बिजनेस संभाल कर सभी लोग सेटल हो रहे हैं, पर तुम्हें देखो अभी तक तुम अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं कर पाए हो। ये पेंटर बनना तुम्हारा एक सपना ही तो है ना, पर तुम्हें प्रैक्टिकल लाइफ जीनी होगी, ये ड्रीम वगैरह सब छोड़
छोड़ दो। जब तुम अपनी पेंटिंग बनाकर उसे बेच नहीं पाओगे ना, तब तुम्हें समझ आएगा कि मैं सही बोल रही थी। तो ली यहाँ पर उन्हें बताता है कि उसने जो पेंटिंग बनाई थी उसे खरीदने के लिए उसे 1 मिलियन RMB का ऑफर आया था। जो सुनकर उसकी मॉम हैरान हो जाती है और बोलती है कि क्या तुम्हारी बनाई हुई पेंटिंग कोई 1 मिलियन RMB में खरीद रहा है। ली कहता है कि पर मैंने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो पेंटिंग मैंने शाबू के लिए बनाई थी, तो मैं उसे कैसे बेच सकता था। अब उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुमने ये पेंटिंग करना कहाँ से सीखा, तो वो बताता है कि मुझे शाबू ने सिखाया। जिस पर वो ली को बोलती है कि चलो ये ना तुम साइड जॉब की तरह कर लेना और काम से घर आने के बाद रोज एक पेंटिंग बनाना, जिसे बेच कर तुम काफी अमीर हो जाओगे। तभी वहाँ पर शाबू भी कोट लेकर आ जाती है जो कि एकदम क्लीन हो चुका था। उसे देखकर ली की मॉम सबसे पहले तो उसे अपने पास बैठाती है और बोलती है कि तुम्हें कैसे मेरे बेवकूफ बेटे से प्यार हो गया। यहाँ पर वो इन दोनों के रिलेशनशिप को अप्रूव कर देती है और बोलती है कि तुम्हें ना जल्दी से जल्दी सेटल हो जाना चाहिए। जो सुनकर शाबू तो काफी खुश हो जाती है। उसकी मॉम उसे बोलती है कि तुम्हें ना ली को और अच्छे से पेंटिंग करना सिखाना होगा और हर पेंटिंग ना 1 मिलियन RMB में बिकनी चाहिए। जिस पर ली कहता है कि मॉम आप ना हमेशा सिर्फ पैसों के बारे में सोचती हो। पर उसकी मॉम बोलती है कि तुम चुप करो, तुम्हें कुछ नहीं पता। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम दोनों काफी अमीर हो जाओगे। फिर वो यहाँ पर बड़े प्यार से शाबू को ग्रेप्स खिलाने लगती है। तभी ली अपनी मॉम के पास आता है और उनसे कहता है कि मॉम आज आप ना अच्छे मूड में लग रही हो, इसलिए मैं आपसे ना कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। वो यहाँ पर उन्हें बता देता है कि मैंने आपसे केप टाउन यूनिवर्सिटी के बारे में झूठ बोला था। ऐसी कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है और मैं घर से रोज स्टूडियो जाकर पेंटिंग करता था। जो सुनकर उसकी मॉम को गुस्सा आ जाता है और उस पर काफ़ी चिल्लाने लगती है। नीचे जब ये लोग उसकी आवाज़ सुनते हैं तो फांग के डैड उसे देखने के लिए ऊपर जाते हैं और शाओची अपनी पावर्स का यूज़ करके फ्रिज से वेजिटेबल निकालने लगती है, लेकिन वेजिटेबल नीचे गिर जाती है। तो फांग से बोलती है कि शायद ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे भूख लग रही है, इसलिए फांग अब उसके लिए फटाफट से खाना रेडी करने लगता है। फिर ये सभी लोग साथ में मिलकर डिनर करते हैं और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगली सुबह हम शाओची को देखते हैं जो कि मिस चाय के कैफे में होती है और वहाँ वो अपनी पावर्स का यूज़ करके केक को उठा रही थी, लेकिन वो गिर जाता है। उसी वक्त वहाँ पर फांग उसे ऑफिस ले जाने के लिए आ जाता है। तो शाओची उसे बताती है कि ये केक उसने उसके लिए बनाया था जो कि गिर गया। यहाँ पर वो उसे उसके फेस पर लगा देती है और ये दोनों इस तरह साथ में खूब मस्ती करते हैं। अब जब ये यहाँ पर किस करने ही वाले थे तभी उसे हान का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उनका मास प्रोडक्शन सक्सेसफुल रहा। ऑफिस जाकर इन लोगों को पता चलता है कि ये लोग जो हार्मोन परफ्यूम की मास प्रोडक्शन कर रहे थे वो एकदम सक्सेसफुल रही है और अभी लोग इस प्रोडक्ट को वापस से मार्केट के अंदर फुली रीस्टॉक कर सकते हैं। शाओची फिर जब यहाँ पर काम कर रही होती है तब फांग भी उसकी मदद करता है। जिस बीच ये दोनों काफी रोमांस करते हैं और हान इन लोगों की पिक्चर्स क्लिक कर रहा होता है। तभी हान उन्हें बताता है कि एक क्लाइंट जिनसे वो मिलने वाला था वो आ गए हैं, इसलिए फांग जाने वाला होता है। तो हान उसे जाने से पहले शाओची को किस करने के लिए बोलता है। फांग कहता है कि सिर्फ एक किस मैं तो 2 करूंगा और वो शाओची को फॉरहेड पर किस करके यहाँ से चले जाता है। जिसके जाने के बाद शाओची को काफी वीक फील होता है और वो अपनी पावर्स का भी इस्तेमाल नहीं कर पाती। यहाँ वो समझ नहीं पा रही होती है कि आखिर उसे क्या हो गया है। जिसके बाद हम जियांग को देखते हैं जो कि अब पूरी तरीके से रिकवर हो चुका था और काफ़ी पावरफुल भी हो गया था क्योंकि उसने जो फांग के हार्मोन्स अब्जॉर्ब किए थे उसके अंदर कोई एलिमेंट था जिसने उसे और ज़्यादा पावरफुल बना दिया था। कैंडी उसे बताती है कि फांग ने आपके लिए हार्मोन एलिमेंट भेजा है, जो देखकर जियांग बोलता है कि फांग शायद मुझे जल्दी से यहाँ से भेजना चाहता है। वो अब कैंडी से पूछता है कि अगर हम प्लैनेट को अभी सिग्नल भेजेंगे तो हम कितने दिन में वापस जा पाएंगे, जिस पर वो उसे बताने लग जाती है और वो उसे शाओची के बारे में भी पूछता है। तो वो उसे बताती है कि वो फांग के साथ है और उसकी एनर्जी अब थोड़ी कम होती जा रही है। इधर शाओची ये सोचकर परेशान हो रही होती है कि आखिर वो अपनी पावर्स क्यों नहीं यूज कर पा रही। अब वो शाबू से बात करने के लिए मैसेज कर ही रही होती है, तभी वहाँ पर फांग आकर उसे साथ में डिनर पर चलने के लिए बोलता है, लेकिन शाओची उसे झूठ बोल देती है कि आज ना शाबू ने मुझे बुलाया है और ये बोलकर जाने लगती है। पर तभी उसे चक्कर आने लग जाते हैं। फांग उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो वो पेट दर्द का बहाना करके वहाँ से भाग जाती है। घर जाकर शाओबू उसे स्कैन करती है और बताने लगती है कि तुम्हारी बॉडी में वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शाओची सोचने लगती है कि फिर मुझे चक्कर क्यों आ रहा है। उसी वक्त डोरबेल बजती है तो शाओबू देखने के लिए जाती है जहाँ पर जियांग आया हुआ था और इसी बीच शाओची अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एक ग्लास उठाने की कोशिश कर रही होती है पर वो नीचे गिरकर टूट जाता है। जियांग अंदर आकर शाओची को बैठाता है और वो उसे बताने लगता है कि वो अर्थ पर काफी दिनों से रह रही है, हम लोग अर्थ पर ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकते और क्योंकि उस दिन तुमने फांग पर अटैक होने से बचाया था इस वजह से तुम्हारी एनर्जी और जल्दी ड्रेन हो रही है, इसलिए वो उसे अपने साथ प्लैनेट वापस चलने के लिए बोलता है। पर शाओची बोल देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं वापस नहीं जाऊंगी। वो शाओबू से पूछती है कि अगर मैं अपनी पावर्स इस्तेमाल ना करूं तो मैं कितने दिन तक अर्थ पर सरवाइव कर पाऊंगी। शाओबू से कैलकुलेट करके बताती है कि सिर्फ 28 दिन तक, लेकिन तुम और ज्यादा वीक होती जाओगी और तुम्हें चलने में भी थकान महसूस होगी। शाओची बोलती है कि कोई बात नहीं, हम कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकाल लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इस सब के बारे में कोई भी फांग को नहीं बताएगा। रात में जब शाओची अपने रूम में होती है तभी डोरबेल नॉक होती है और शाओबू जब देखने के लिए जाती है तो वहाँ पर फांग आया हुआ था।
फांग शाओची से मिलने के लिए आता है और साथ में वो उसका फेवरेट फ्राइड चिकन भी लाया हुआ था, जो देखकर शाओची पहले तो उसे खाने वाली होती है, लेकिन फिर वो उसे खाने से मना कर देती है और बोलती है कि मैं डाइट पर हूँ, मैं इसे बाद में खाऊंगी। फिर वो फांग से बोलती है कि तुम्हें तो मेरी सारी फेवरेट चीज़ें पता है, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसीलिए जो भी तुम्हें करना पसंद है वो सब की तुम एक विश लिस्ट बनाओ, जिसे हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। ये बोलकर वो ज़बरदस्ती फांग को अपने रूम से बाहर भगा देती है और काफ़ी सैड होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।